कश्मीर में बीजेपी की चौथी जीत। डीडीसी चुनाव के नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और बीजेपी के लिए सबसे अच्छी खबरें रुझानों में। हालांकि बीजेपी 42 पर आगे इस वक्त चल रही है, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी उभरी है, लेकिन कश्मीर में एंट्री कर लेना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। फिलहाल जो स्थिति दिख रही है कि बीजेपी को चौथी जीत फिलहाल कश्मीर में मिली है। अब कश्मीर बीजेपी के लिए कितना खास रही होगी इसका भी अंदाजा जरा इस बात से लगाइए कि 400 से ज्यादा रैलियां वहां पर, 400 से ज्यादा कार्यक्रम वहां पर हुए और उनमें से भी आधे कार्यक्रम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में हुए, जो ये दिखा रहे हैं कि कश्मीर में जीत चाह रही थी बीजेपी और एक तरीके से एंट्री जो मिली है कश्मीर में, क्योंकि जम्मू में स्ट्रांग होल्ड जरूर रहा है बीजेपी का, लेकिन कश्मीर में नहीं था। लेकिन कश्मीर में चौथी जीत मिलना बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और बीजेपी निश्चित तौर पर इस बात से खुश होगी। जरा जल्दी से रुझानों पर भी नजर डाल लेते हैं। फिलहाल स्थिति क्या है? बीजेपी 46 पर इस वक्त और गुपकार 87 पर, कांग्रेस 21। तो ये जो रुझान दिख रहे हैं ये इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। यहाँ पर तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, ग्राउंड से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और सबसे तेज नतीजे आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला इस वक्त श्रीनगर से हमारे सहयोगी बने हुए हैं, पवन शर्मा जम्मू से इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे साथ अब से थोड़ी देर में प्रिया सेठी बीजेपी से होंगी, साथ ही साथ मुजफ्फर शाह उपाध्यक्ष अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। काउंटिंग सेंटर से इस वक्त हमारे साथ सना हमारी सहयोगी है। जल्दी से पहले सना का रुख करने से पहले रिफत का रुख कर लेते हैं। रिफत हमारे साथ है। रिफत, कोई ताजा अपडेट? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी की सीट्स मिल रही हैं यहाँ पे, तो बीजेपी काफ़ी खुश होगी, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता था कि बहुत ही कम सीट्स आएंगी, तो ऐसा ही होने वाला था। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है, जहाँ पे कम वोटर टर्नआउट हुआ, जो मैं पहले भी कह रहा था कि जहाँ पे कम वोट डाले जाएंगे वहाँ बीजेपी को फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि अगर कहीं पे 1000 वोट हो गए, 300 वोट हासिल करना बहुत ईजी होता है, लेकिन अगर 10,000 वोट हो गए तो बीजेपी के लिए शायद मुश्किल हो सकता था। तो जहाँ पे भी कम पोलिंग हुई है वहाँ पे बीजेपी को फ़ायदा ज़रूर आया है, क्योंकि कम में ही उनको विनिंग पॉसिबल हो पाएगी। जैसे तुलेल का एरिया है, बहुत दूर दराज इलाका है, बहुत कम लोग वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने वहाँ पे सीट जीती। काकपोरा में कुछ ही वोट कास्ट हुए थे, 300-400 के करीब जो है बीजेपी के विनर कैंडिडेट, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको उतने वोट मिले। तो कुल मिला के अगर 4 रिजल्ट कन्वर्ट हो गए हैं जीत में, तो बीजेपी उस पर बहुत खुश होगी। लेकिन अभी गुपकार डिक्लेरेशन का जो कैंडिडेट्स हैं वो लीड बनाए हुए हैं, 87 के करीब जो है अभी हमारे पास फिगर्स आ रहे हैं जिसपे वो लीड कर रहे हैं, और 9 के करीब जो है अभी उनमें से 87 में से जीती है गुपकार डिक्लेरेशन के जो कैंडिडेट्स हैं वो सीटें उन्होंने जीती हैं। और साथ ही अगर हम बीजेपी की बात करें, 47 और 48 के इर्द गिर्द ही अभी वो घूम रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि जम्मू में उनको कितनी सीट्स मिली हैं, क्या कांग्रेस का वोट शेयर उनसे ज्यादा है या कम है। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस का वोट शेयर ओवरऑल उनसे कम होगा, और घाटी में भी यानी कश्मीर में कांग्रेस का वोट शेयर अगर बीजेपी से ज्यादा होगा तो वो भी बीजेपी अपनी जीत में उसको बता देगा कि ये उनके लिए जीत है। अब देखना होगा, क्योंकि 1-2 घंटे में साफ हो जाएगा कि किसको ज्यादा सीट्स मिली। लेकिन अभी तक जिस तरीके से लग रहा है गुपकार डिक्लेरेशन को ठीक ठाक नंबर्स अभी आ रहे हैं। बिल्कुल, और जल्दी से काउंटिंग सेंटर का भी रुख कर लेते हैं। सना हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर बनी हुई है। सना, क्या अपडेट? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त हम रच पर मौजूद हैं। रच वो जगह है जहां पर ट्रेंड्स से कैसे नतीजे में तब्दील हो रहे हैं, हमारे साथी हम तक बता रहे हैं। अगर हम ट्रेंड्स पर और टैली पर नज़र डालें तो टैली अपने आप में बहुत अहम हो जाती है उस वक्त, क्योंकि आवाम भी जोशो खरोश के साथ न्यूज़ 18 को देख रहे होते हैं, तो सियासी नुमाइंदे भी न्यूज़ 18 को देख रहे होते हैं। ट्रेंड्स और नतीजे क्या कुछ कह रहे हैं उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। सबसे अहम सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने जो वादा और दावा किया था उस पर बीजेपी को कहीं ना कहीं अच्छी और तारीखी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि जम्मू रीजन में हमने देखा कि बीजेपी का जो दबदबा था वो बरकरार रहता था, लेकिन इस बार वैली के रीजन में यानी वैली खित्ते में बीजेपी ने सेंधमारी की है। और पहली सीट श्रीनगर से जब जीती तो ऐसा लगा कि कश्मीर के हवाले से जो बीजेपी कहती आ रही थी कि हम डल झील में कमल जरूर खिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस बात को वो साबित करते हुए दिखाई दिए। दूसरी जीत की अगर हम बात करेंगे तो दूसरी जीत बांदीपुरा से दर्ज की गई। बांदीपुरा से तुलैल से भी एजाज अहमद, दोनों कैंडिडेट जो श्रीनगर से जीते और बांदीपुरा के तुलैल से जीते, दोनों कैंडिडेट का नाम एजाज अहमद है और दोनों पार्टी बीजेपी से ही जीत इन्होंने दर्ज की। साथ ही अगर तीसरी जीत की हम बात करें तो पुलवामा के काकपुरा, पुलवामा का हम जानते हैं जैसा कि
कि मिलिटेंसी मुतासिर ये इलाका है और वहाँ पर चुनौतियाँ सिक्योरिटी की हमेशा रहती हैं। वहाँ से बीजेपी का जीत दर्ज करना एक अहम इशारे देता है। जम्मू रीजन की खबर हमारे सामने है। जम्मू रीजन से बीजेपी ने भी खाता खोल लिया है, 1 सीट बीजेपी ने दर्ज कर ली है। तो ये बात हो गई बीजेपी की। अगर हम बात दूसरी पार्टियों की करेंगे, गुपकार डिक्लेरेशन जैसा कि सामने है, उसमें 6 पार्टियां हैं और इसके अलावा कुछ छोटी पार्टियां भी हैं जो मिलकर इंतखाब लड़ रही। पहली पोजीशन पर एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की दिखाई दे रही है, जो अच्छी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। वही बात अगर हम दूसरी पार्टियों की करेंगे तो दूसरी पार्टियां इस वक्त बीजेपी की खास तौर पर अगर हम बात करें तो बीजेपी भी अच्छा खासा मुजाहरा करते हुए देखी जा रही है। वैली में अहम ये हो जाता है क्योंकि वैली में अभी तक बीजेपी ने जीत नहीं दर्ज की थी, खा वो बीजेपी डीडीसी इलेक्शन ही क्यों ना हो। देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं बीजेपी के, बिल्कुल डीडीसी इलेक्शन के हवाले से हम ये नहीं कह सकते क्योंकि पीडीपी और एनसी का ही पार्लियामानी इंतखाब पर दबदबा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। 3 सीटें बीजेपी ने जीत दर्ज रही। जरा आप साथ देखिए, इस बीच प्रिया सेठी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी से। प्रिया सेठी, देखिए बड़ी चीज तो कई उपलब्धियों के तौर पर यहाँ पर बीजेपी के सामने है, लेकिन कश्मीर में चौथी जीत किस लिहाज से महत्वपूर्ण देख रही हैं आप? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहादत दी, मुझे लगता है कि एक डर का माहौल जो है बीजेपी के अगेंस्ट पूरे श्रीनगर में बनाया गया और एक जीत और एक युवा नेता उभर के आए जो हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं युवा मोर्चा के भी। तो इस तरह से जो रही है और खासकर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से युवाओं को साथ लेकर, महिलाओं को साथ लेकर एक इस तरह से एक 6-7 सालों के अंदर हमने देखा कि किस तरह से पूरी जमीनी स्तर के ऊपर जो है व्यवस्थाएं बदली हैं। तो इन व्यवस्थाओं के बदले हुए नजारों के अंदर एक श्रीनगर से जीत हासिल करनी, मतलब कि वहां के लोगों ने एक्सेप्ट किया है भारतीय जनता पार्टी की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको भी, जो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने 6 साल के अंदर जो जितनी भी अच्छे काम किए हैं वो लोगों तक पहुंचे हैं, वो लोगों तक अपील किए हैं और विश्वास एक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर हम लोगों को दिखा है। ठीक है, जल्दी से मैं पवन का भी रुख कर लूं, जम्मू से हमारे साथ है, उनसे भी अपडेट लेते हैं। पवन, देखिए जम्मू में बीजेपी जो है, जितने भी जम्मू की अगर हम बात करें जो जिले हैं यहाँ पर जो सीटें हो रही हैं जम्मू प्रांत के भीतर, तो वहाँ भाजपा लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। कश्मीर में गुपकार अलायंस जो है वो बढ़त पे है, लेकिन कश्मीर घाटी में 4 सीटें बीजेपी का जीतने का मतलब है कि वहाँ पर डल झील के भीतर कमल खिलाने का जो वादे भाजपा ने किए थे, जो भाषण दिए थे, वो पूरे होते उनको दिख रहे हैं। लेकिन जम्मू प्रांत की अगर हम बात करें, हम इस समय ये काउंटिंग सेंटर जो जम्मू पॉलिटेक्निक कॉलेज का है यहाँ पर है और अभी आप देखें तो यहाँ पर भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। पहले सुबह लोग कम थे, लेकिन अब जो है कार्यकर्ता भी पहुँचना शुरू हो गए हैं क्योंकि रुझान आस्ता आस्ता आना शुरू हो चुके हैं। भाजपा यहाँ पर कई जगहों पर जो है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़त बनाए हुए है, निर्दलीय उम्मीदवार भी साथ है। लेकिन जम्मू अगर प्रांत की बात करें तो जहां पर गुपकार के जो कैंडिडेट्स हैं उनको इतना ज़्यादा नहीं मिले हैं वोट, इतना ज़्यादा समर्थन लोगों का नहीं मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो खाली जम्मू जिले की अगर हम बात करते हैं 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस समय बढ़त बनाए हुए है और जम्मू प्रांत के जितने भी जिले हैं, वो चाहे रियासी हो, उधमपुर हो, या फिर कठुआ हो, सांबा हो, हालांकि रजौरी पुंछ में जो है वहाँ पर गुपकार के जो उम्मीदवार हैं उनको भी जो है वो वोट मिले हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको वोट मिले हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। लेकिन पूरे जम्मू प्रांत की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जहां पर काफ़ी बढ़त के साथ आगे चल रही है और साथ में निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो अहम रोल निभा सकते हैं। डीडीसी जो चुनाव जो हुए हैं उसमें जो मतगणना हो रही है उसके बाद जो नतीजे आएंगे तो फिर कौन चेयरमैन बनता है, आगे क्या रणनीति होगी, उसमें निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो अच्छा खासा अपना रोल निभाएंगे। उनको भी बहुत ज़्यादा बढ़त जो है वो मिलती जा रही है। कई सीटों के ऊपर निर्दलीय उम्मीदवार आगे हैं, लीड्स के ऊपर कई लोग आगे हैं। अभी उतार चढ़ाव जारी है क्योंकि अभी दोपहर का समय हो चुका है। अब जैसे ही 4 बजे के बाद दोबारा से काउंटिंग शुरू होती है, या राउंड्स जब ज़्यादा चलते हैं तो रुझान और आना शुरू होंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितने इलाकों पर अपनी बढ़त बनाकर कामयाब रहती है। और गुपकार के जो कैंडिडेट्स हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पार्टी, वो एक बड़ी पार्टी के रूप में वो भी यहाँ पर जरूर दिख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी इस समय बन चुकी है डीडीसी के चुनाव में, क्योंकि गुपकार अलायंस के भी पीडीपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेफ्ट की पार्टीज हैं और साथ में पीपल कॉन्फ्रेंस के लोग भी उसमें शामिल हैं। जी ठीक है, रिफत का भी जल्दी से रुक कर लेते, श्रीनगर में है रिफत। यानी देखिए 4 सीटें वहां से निकाल पाना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती रही होगी?
देखिए अभी तक जो हमें इन्फॉर्मेशन है 3 सीट्स जो हैं बीजेपी ने हासिल की हैं। एक काकपोरा से है, एक श्रीनगर के बालहमा एरिया से जो खनमू का एरिया है, और गुरेज तुलेल से जो है वो सीट हासिल किया। यानी बीजेपी ने अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 3 सीट्स हासिल की हैं और जम्मू कश्मीर में 4 सीट्स हासिल की हैं। और 47 के करीब जो है टोटल लीड +1 है उनका। लेकिन गुप्कार डिक्लेरेशन के जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं 87 के करीब जो है लीड +1 उनका है, यानी उन पे लीड्स हैं और जीती हैं 10 सीट्स अभी तक गुप्कार डिक्लेरेशन के कैंडिडेट्स ने जीती हैं। और अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है उन्होंने 2 सीट्स जीती हैं, 6 पे लीड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास अभी रिजल्ट्स आए हुए हैं। लेकिन अगर 3 सीट्स भी बीजेपी को मिली हैं तो वो उसमें भी खुश होंगे। अगर 2 भी मिलती हैं शायद उसमें भी खुश होते, क्योंकि उनका एक ही मिशन था कि खाता कहीं ना कहीं खोलना है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, जहां पे वोटर टर्नआउट कम रहा, जहां कम वोटर थे, वहां पे उनको एज जरूर मिलता है। क्योंकि अगर 10,000 वोट्स कास्ट होते हैं तो उसमें से 5,000 हासिल करना मुश्किल है। लेकिन अगर कहीं पे 1,000 वोट्स मिले हैं तो उसमें से अगर 300 वोट्स जीत के लिए दरकार हैं तो वो बहुत ईजी हो जाता है। वो फायदा जरूर मिला है बीजेपी को, खासतौर से काकपोरा में। वहां बहुत ही कम वोट कास्ट हुए थे, 300-400 के करीब टोटल जो है बीजेपी कैंडिडेट को वोट्स मिले और उसी में से उसकी जीत हुई। विमेन रिजर्व सीट थी और विमेन रिजर्व सीट्स में यहां पे हमने देखा कि बाकी जो जनरल सीट्स थी उसके मुकाबले में वोटर टर्नआउट कम रहा। तो फिलहाल 3 सीट्स की जो है इंफॉर्मेशन है कश्मीर घाटी से बीजेपी ने अभी तक जीती हैं और बाकी जम्मू में काफी सारी सीट्स पे वो लीड कर रहे हैं लगातार। ठीक है, रहिए साथ जरा। जिला विकास परिषद के चुनावों में श्रीनगर के खान मोह से बीजेपी के उम्मीदवार इंजीनियर एजाज हुसैन ने पहली जीत दर्ज की है। जीत का ऐलान होने के बाद एजाज हुसैन ने कहा कि उनकी जीत जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिकता की राजनीति करने वालों को करारा जवाब। मेरे साथ वो कैंडिडेट हैं जो बीजेपी की पहली जीत है। यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट एजाज अहमद जीत चुके हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपका रिएक्शन? मैं पूरे देश को इसके लिए बधाई देता हूं, उन कार्यकर्ताओं ने को जिन्होंने यहाँ पे आके बलिदान दे दिया। और ऐसी ताकतों का हम लोग विरोध करें जो ये बोलते थे कि शायद यहाँ झंडा उठाने के लिए कोई नहीं होगा। आज जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी दर्शाती है कि कश्मीर में भी वो कितने पॉपुलर है। और ये उन्हीं की वजह से है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे पहली सीट दर्ज की है। और जो कम्युनल फोर्सेस यहाँ पे प्रोपेगेंडा फैलाते थे, जो पीपुल्स अलायंस के नाम पे एक गैंग बनी हुई थी, वो लोगों को हमेशा ये बोलती थी कि शायद यहाँ पे कोई खड़ा नहीं होगा तिरंगा हटाने के लिए। और कम्युनलिज्म की भाषा बोलते थे भारतीय जनता पार्टी को अंदर मत आने दो क्योंकि ये हिंदुओं की पार्टी है। लेकिन आज हमारे वोटर्स ने सिद्ध कर दिया कि यहाँ पे कम्युनलिज्म की कोई राजनीति नहीं चलेगी। अगर यहाँ पे कोई राजनीति चलेगी तो वो विकास की राजनीति चलेगी, करप्शन फ्री राजनीति चलेगी। यहाँ लोगों को रोजगार चाहिए, यहाँ सड़कें अच्छी हो, यहाँ ट्रांसपोर्ट हो, यहाँ हॉर्टिकल्चर में हम लोग काम करें। कितने वोट्स मिले आपको, किनको हराया? हमारे 64% पोलिंग हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसमें हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है उसको 50% वोटिंग मिली है। उसमें पीएचडी के कैंडिडेट भी थे, अपनी पार्टी के कैंडिडेट भी थे और 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिनको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने आज हरा दिया। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेष नारायण जी, देखिए जम्मू में तो स्ट्रांग होल्ड रहा है बीजेपी का, लेकिन अगर श्रीनगर में जीत इसी तरह से जो 3 जीत रिफत बता रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी जीत बीजेपी के लिहाज से आपको लग रही है? वहां बहुत बड़ी जीत है बीजेपी को। अगर वहां पे एक सीट भी मिलती है, जिस तरह का माहौल है वहां बीजेपी के खिलाफ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उनके कैंपेनर्स हिम्मत से, बिना किसी डर के, आतंकवाद के खौफ के बिना कैंपेन कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। और निर्दलीयों को भी सपोर्ट किया उन्होंने, वो भी जीत रहे हैं। तो ये बीजेपी की जीत के फ्रैंकली हमसे कोई बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन जो बीजेपी को जो नफरत की जो वहां खेती की गई थी उनके खिलाफ, उसको ओवरकम करके जनता वहां खड़ी हो रही है अगर घाटी में, तो ये डेमोक्रेसी के सही अर्थों में जो 53 पे जो ब्लॉक लग गया था 1953 में डेमोक्रेसी के ग्रोथ में, उसको आगे बढ़ाने का काम अब शुरू हो रहा है 70 साल बाद, 67 साल बाद। तो ये महत्वपूर्ण है लोकतंत्र की, लोकशाही के लिए कि वहां पर हर भारत का हर नागरिक, आपको मैं बता दूं, जनसंघ का जो अवतार, बीजेपी का जो पूर्व अवतार है उसको भारतीय जनसंघ कहते हैं, उनके पहले अधिवेशन में ही तय हो गया था कि साहब वहां पे 370 हम खत्म करेंगे।
और साहब 370 खत्म करने के लिए एक निशान, एक विधान की आंदोलन को लेके इनके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए थे जम्मू और श्रीनगर। जब पहुंचे उनको गिरफ्तार कर लिया शेख अब्दुल्ला ने और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। ठीक है शेषनाथ जी, रहिए आप जरा सा। देखिए, डीडीसी चुनावों में बीजेपी अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है कि डीडीसी के चुनाव में हम जम्मू रीजन में तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर वैली में भी हमने बहुत अच्छा मुकाबला किया हुआ है और जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती थी, कश्मीर वैली में भी पहला कमल खिल गया है। यहाँ से इंजीनियर एजाज हुसैन जीत गए हैं और कई सीटों पर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम कश्मीर वैली में भी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। रिफत हमारे साथ मौजूद है। रिफत, जरा एक बार तस्वीर क्लियर कीजिएगा, अभी तक जो नतीजे आए हैं उसमें कितनी जीत बीजेपी को मिली है? देखिए, आपने देखा कि जिस तरीके से शहनवाज हुसैन काफ़ी खुश लग रहे हैं, तो उनको ये लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं खाता खोला है उन्होंने और ये समझा जा रहा था कि बीजेपी का मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा कि कहीं जगहों पे उनको भी मानना पड़ेगा कि जहाँ पे वोटिंग कम हुई, यानी पे वोटर टर्नआउट कम रहा, वहाँ पे उनको जीत पॉसिबल थी। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा, मैं फिर से रिपीट करूँगा, अगर कहीं पे 20,000 वोट्स टोटल हैं, अगर 10,000 कास्ट हो जाते हैं, उसमें से 5,000 जीत के लिए ज़रूरत है तो काफ़ी मुश्किल होता है। अगर कहीं पे 500 वोट जो है कास्ट हुए, उसमें से 250 वोट हासिल करना बहुत ईजी हो जाता है। एडी चोटी का जोर लगा के कोई भी कैंडिडेट जो है जीत निश्चित कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक 3 सीट्स कश्मीर घाटी से बीजेपी को मिली हैं, तो शहनवाज हुसैन चूंकि यहाँ पे कैंपेन लगातार कर रहे थे अलग अलग जगहों पे, उनके खाते में ये क्रेडिट जरूर जाएगा और वो क्रेडिट जरूर लेना चाहेंगे कि कम से कम उन्होंने खाता खोला। क्योंकि असेंबली में आज तक बीजेपी को कोई सीट कश्मीर से नहीं मिली। कांग्रेस का होल्ड रहा है जरूर, कांग्रेस ने यहाँ पे हुकूमत की है, कांग्रेस हुकूमत में रही है, अलायंस में रही है बीजेपी पीडीपी के साथ भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की है। उनका चीफ मिनिस्टर भी रहा है, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था। तो ये कहा जा सकता है कि अगर बीजेपी को कुछ सीट्स मिलेंगी तो वो उसमें विन विन सिचुएशन समझेंगे और काफ़ी खुश होंगे उसमें कि उन्होंने खाता खोला। क्योंकि ये जिस तरीके से इलेक्शंस लड़े गए, बहुत बड़े पैमाने पे इस पे राजनीति हुई, 370 पे, 35A पे, विकास पे। बीजेपी तो हालांकि लगातार ये कह रही है विकास हो रहा है और विकास के लिए ये वोट्स ये जो है इलेक्शंस हुए हैं। लेकिन इसमें आप देखना होगा कि गुपकार डिक्लेरेशन केलोग ये कहेंगे कि ये वोट जो है 370 और 35A की रेस्टोरेशन के लिए पड़े हैं, और लेकिन बीजेपी ये कहेगी कि वो विकास के लिए उन्होंने वोट मांगे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सियासत मजीद शुरू हो गई इस पे। ठीक है, रिफत रहिए साथ आप। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के लिए वोटों की गिनती सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त के बीच शुरू हुई। प्रशासन के सामने जिला विकास परिषद चुनावों के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार और मतदान कराने की चुनौती थी। सुरक्षा बल का बेहतर इस्तेमाल कर प्रशासन शांति से मतदान कराने में कामयाब रहा। अब जब वोटों की गिनती कराई जा रही है तो इसके लिए भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम नजर आए हैं। जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती के लिए सुरक्षा के कैसे चाक चौबंद इंतजाम है, देखिए न्यूज 18 के कैमरों की नजर से। भारी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती, सभी मतगणना केंद्रों पर भारी सुरक्षा, पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात। जिला विकास परिषद चुनावों में वोटों की गिनती के लिए जम्मू से कश्मीर तक सुरक्षा के तगड़े इंतजाम दिखे। ऐसे इंतजाम की आतंकी क्या परिंदा भी पर न मार पाए, और इसका नमूना दिखा डोडा में, जहां मतगणना केंद्र के आसपास सुरक्षा बल के जवानों की निगाहें सतर्क दिखी। जब जवानों की चौकसी सख्त होगी तो जांच के लिए लाइनें लंबी होनी ही थी, और ऐसा ही हुआ। डोडा के मतगणना केंद्र के बाहर काउंटिंग में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों से लेकर सियासी दलों के नुमाइंदों को सख्त जांच से गुजरना पड़ा। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम और भीड़ की ऐसे ही तस्वीर अनंतनाग में भी दिखी, जहां किसी भी तरह की कोताही की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। सुरक्षा के ऐसे इंतजाम से वोटों की गिनती से जुड़े कर्मचारियों को भले ही जबरदस्त ठंड में देर तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा, लेकिन इसे लेकर किसी को भी मलाल नहीं। गिनती है यहाँ पर, बड़ा खूबसूरत दिन है
और बहुत खुश हैं और भारत सरकार को इसकी मुबारकबाद देना चाहते हैं जिन्होंने 17 साल के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में एक नए दौर की शुरुआत की है। ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस खूबसूरत तरीके से साफ शफाफ तरीके से ईमानदाराना तरीके से इस वक्त तक जो इलेक्शन करवाया है उसके लिए उनको मुबारकबाद है और ये हमारी रियासत के लिए सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा दिन है। बारामूला जैसे इलाके कई दशक से बेहद ही संवेदनशील माने जा रहे हैं। इसे देखते हुए यहाँ भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम नजर आए। कोरोना के खतरे को देखते हुए हर किसी के शरीर का तापमान लिया गया। इसके बाद मेटल डिटेक्टर से गुजरकर किसी को भी अहाते में जाने की इजाजत मिली। कुछ इसी तरह उधमपुर में भी सुरक्षा की तैयारी नजर आई, जबकि पुंछ में मतगणना केंद्र से आगे जाने वाली सड़क के बीच पुलिस ने तारबंदी कर डाली ताकि उससे आगे जाने की इजाजत न हो और वहां से कोई गड़बड़ी करने वाला भाग न पाए। धारा 370 को सप्रेस करने के बाद हटाए जाने के बाद ये पहले चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा के तगड़े इंतजामात हैं। जो भी व्यक्ति काउंटिंग सेंटर के अंदर आ रहा है उसकी पहले यहाँ पर जांच की जाती है, आईडी कार्ड चेक किया जाता है और उसके बाद उनको अंदर दाखिल होने दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि काउंटिंग सेंटर में कोई भी जो भी काउंटिंग एजेंट्स हैं या बाकी लोग हैं उनके मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, तो उसके लिए भी खास इंतजाम यहाँ पर किया गया है। जम्मू से लेकर कश्मीर के तमाम मतगणना केंद्रों पर किसी को भी मोबाइल फोन लेकर अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। हर किसी को गेट पर ही अपना मोबाइल फोन जमा करना पड़ा। जम्मू में तो मतगणना केंद्र के अहाते में घुसने वाली अफसरों की गाड़ियों को भी जांच से गुजरना पड़ा। हम इस समय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज के बाहर हैं जहां पर मतदान केंद्र बनाया गया। आप देखें तो सुरक्षा के कड़े प्रबंध यहां पर किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। किसी भी व्यक्ति को बिना जांच के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और इस तरफ अगर आप देखें तो पूरी जांच के साथ ही जो गाड़ियां भीतर जा रही हैं या फिर जो लोग आ रहे हैं उनकी गहन जाँच की जा रही है, उसके बाद ही उनको वहाँ पर भेजा जा रहा है। वोटों की गिनती की तैयारी को ध्यान में रखकर पुलिस और प्रशासन ने मतगणना केंद्रों के आसपास लोगों की बेवजह आवाजाही पर पहले से ही रोक लगा दी थी। इसके बाद पुलिस ने रात में ही राज्य में चौकसी बढ़ा दी। इसका फायदा ये हुआ कि पुंछ में पुलिस और सुरक्षा बल ने एक गाड़ी में लाठी, डंडे और हॉकी स्टिक लेकर गड़बड़ी करने के मकसद से निकले कुछ लोगों को दबोच लिया। बताया गया कि इसके अलावा अधिकारियों ने एक दिन पहले एहतियातन के तौर पर कम से कम 20 नेताओं को हिरासत में ले लिया। इसमें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के भी 3 वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। पीडीपी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने पार्टी नेताओं को हिरासत में ले जाने को गुंडा राज बताते हुए बीजेपी पर परिणामों के साथ छेड़छाड़ करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। इस बीच रऊफ भट्ट पीडीपी के नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधा सवाल उनसे, रऊफ भट्ट, बीजेपी आगती है और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर छा जाती है। जहां जम्मू में तो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लेकिन कश्मीर में भी 3 से 4 सीटें अभी जो जानकारी मिल रही है वो उसको मिल रही है। इसको कितना बड़ा झटका अपनी पार्टी के लिए आप मानते हैं? ये जो है कोई झटका नहीं है। अभी आप देखिए शाम तक रिजल्ट आने वाले हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो नकारा है बीजेपी और आरएसएस को। आप इसके बावजूद कि दिल्ली से लेके यहाँ की सरकारें सारे इनकी खिदमत पे लगे हुए थे, उसके बावजूद भी ये कुछ नहीं कर पाए। आपने देखा होगा कि आज रिजल्ट आने वाले हैं, तो इसके बावजूद भी हमारी सारी सीनियर लीडरशिप को कल इन्होंने अरेस्ट किया। ये कौन सी जमहूरियत है? ये तो जमहूरियत का कत्ल है। ये तो यहाँ तो किसी को बात करने की इजाजत नहीं है। ये तो सही बोला मैडम ने, महबूबा मुफ्ती ने, ये तो गुंडा राज है। उसके बावजूद भी आप देखिए कि लोगों ने किस तरह नकारा है। अगर यहाँ कुछ लोग बाहर आए हैं, ये गुफ्कार अलायंस की कॉल पे बाहर आए हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ जो है श्रीनगर में इतना 2 सीटें इनको मैनेज करना, ये तो इनका हक बनता ही था कि दिल्ली से लेके यहाँ की लोकल सरकारें इनकी खिदमत में लगी हुई थी। हमारे लोगों को तो कैंपेनिंग की इजाजत नहीं थी, उनको तो घरों में मैसूर करके रख दिया था इन लोगों ने। उसके बावजूद भी आप देखो कि लोगों ने कैसा मैंडेट दिया है गुफ्कार अलायंस को, कैसे वेलकम किया है गुफ्कार अलायंस को। लेकिन रऊफ भट्ट, आप इसको कह रहे हैं उनको नकार दिया, लेकिन जहां कश्मीर में तो आपको भी पता है बीजेपी का कोई होल्ड नहीं था, वहां अगर 4 सीटें बीजेपी जीत रही है तो इसका मतलब थोड़ा तो अंदर घुसने में, और जिस तरीके से कहा था डल झील में खिलेगा कमल, वो करने में कामयाब रही है बीजेपी। फिलहाल रुझान आप देखिए किस हद तक यहाँ
इनकी हथकंडे थी, इनकी कोशिश थी कि यहाँ जो है लोग बाइकाट करे, ये चोर दरवाजे से आए, उस पे इनको पानी फिरा। उसके बाद जब अलायंस ने फैसला किया कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, लोग जो जोक दर जोक बाहर आए, लोगों ने इनको नकारा। अब इतना तो हक ही बनता है, दिल्ली से लेके यहाँ की सरकार खिदमत में तो लगी हुई थी, ठीक है। इतना यानी तो देखिए कर प्रिया सकती सेठ है। जी, रऊफ भट्ट ये कह रहे हैं कि पूरी खिदमत लगा दी गई, 400 से ज्यादा कार्यक्रम कर दिए गए, उसके बाद भी नतीजा ये है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो अपने इलेक्शंस होते हैं वो बहुत संजीदा से लड़ती है। और हम भारतीय जनता पार्टी चाहे मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो, लेकिन हम कार्यकर्ता की तरह हम लड़ते हैं और लड़ाते भी हैं। तो और खासकर डीडीसी के इलेक्शंस तो मुझे लगता है कि हिस्टोरिक डिसीजन रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का। 70 जो पूरा हिंदुस्तान डीडीसी के जो उसके फ्रूट्स हैं, जो 3 टायर गवर्नमेंट के फ्रूट्स हैं, उसको नर्चर करता रहा। लेकिन जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं इन गुपकार गैंग के लोगों ने ही कहीं ना कहीं इसको रोक के रखा। तो कहीं अगर आपने बयान सुना होगा गुलाम नबी आजाद साहब का, कल ही बयान आया था कि एमएलएज नहीं चाहते थे, हम रेजोल्यूशन लाए लेकिन एमएलएज नहीं चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ये वो राजनीति थी जिसके अंदर 7% वोट या 6% वोट से एमपी बन जाते थे, एमएलए बन जाते थे, असेंबली में बैठ जाते थे। और उसके बाद 370 ना हटाने की वजह से जो है डीडीसी के इलेक्शंस मन मर्जी से करते थे। पिछली बार जब आपके म्युनिसिपल चुनाव हुए तो वो 26 साल के बाद हुए, उसके बाद अब 10 साल के बाद हुए। और ये जो पंचों और सरपंचों की जो चुनाव है, ये कोई मुझे लगता है पूरे देश के अंदर 10 या 12 बार हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 6 या 7 बार ही हो पाए, क्योंकि हर बार कोई ना कोई ट्रिगर लगा दिया जाता था। ठीक है, देखिए रऊफ भट्ट, एक बड़ा सवाल तो यहाँ ये भी है कि पीडीपी जैसी पार्टी जिनका पूरा अस्तित्व वहीं से ही है, वो आज लार्जर पार्टी के तौर पर बीजेपी आगे निकल जाती है। देखिए, अभी तो आपने डोडा, भद्रवा, राजौरी, पुंछ और कश्मीर का पूरा जब रिजल्ट सामने आएगा फिर आप इस बात का दावा कीजिएगा। अभी तो कबल वक्त है ये बात। और दूसरी बात, ये भी तो खबरें हैं, देखिए महबूबा मुफ्ती का जो गढ़ है अनंतनाग, वहां पर भी 4 सीटों पर देखिए बीजेपी आगे। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि इतना तो ये मैनेज कर ही सकते थे जब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली सरकार, यहाँ की सरकार, नहीं मतलब सारा जो है इतना जोर, जहां आपकी जीत है वहां कोई कुछ मैनेज नहीं हुआ है, जहां पर बीजेपी की जीत है वहां सब कुछ मैनेज हुआ है, आप ये कह रहे हैं? यहाँ तो लॉलेसनेस है, यहाँ तो कोई कानून ही नहीं है, यहाँ तो गुंडागर्दी चल रही है। और गुंडागर्दी में जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, आपकी सरकार आपके, इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं आप। ये तो जोर जबरदस्ती वाली बात हुई। ये यहाँ जो लोग नेशनलिस्ट है उनको सर्टिफिकेटें दी जा रही है कि वो एंटी नेशनल है। ठीक है, एमयू में पिछले कुछ सालों में छात्राओं की संख्या बढ़ने की प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की। यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शिरकत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विकास की योजना की वजह से मुस्लिम समाज की लड़कियों का स्कूल से ड्रॉप आउट घट रहा है, जो देश के लिए बेहद अहम। मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का इस तरह पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ी बाधा रहा है, लेकिन 70 साल से हमारे यहां स्थिति यही थी कि 70% से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी। इन्हीं स्थितियों में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, गांव-गांव शौचालय बने, सरकार ने स्कूल जाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मिशन मोड पे अलग शौचालय बनवाए। आज देश के सामने क्या स्थिति है? पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब करीब 30% रह गया है। पहले लाखों मुस्लिम बेटियां शौचालय की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थी, अब हालात बदल रहे हैं। मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप रेट कम से कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में
शिक्षा और देश के निर्माण के रिश्ते पर विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री ने श्रेष्ठ भारत के निर्माण में छात्रों के योगदान पर जिस तरह चर्चा की, उससे ये समारोह मोदी सर की क्लास में बदल गया। एएमयू के 100 साल पूरे होने पर उन्होंने एक डाक टिकट भी जारी किया। कोरोना वायरस के चलते प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शताब्दी समारोह में शामिल हुए और एएमयू के योगदान पर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत रहे। हम किस मजहब में पले बढ़े हैं, इससे बड़ी बात यह है कि हमारी आकांक्षाएं देश से कैसे जुड़े। देश के बेहतरीन शिक्षा संस्थानों में से एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 साल पूरे हुए तो इस खास मौके पर एएमयू दुल्हन की तरह सजा सवरा नजर आया। मौका खास था तो समारोह के लिए मुख्य अतिथि भी खास थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस खास मौके पर एएमयू से जुड़े छात्रों और दूसरे लोगों को संदेश दिया। नई पीढ़ी के लिए उनका संदेश साफ था, हर मतभेद भूलकर आत्मनिर्भर भारत और श्रेष्ठ भारत का निर्माण। आज हम सभी का एकमात्र और एक निष्ठ लक्ष्य ये होना चाहिए कि भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाए। हम कहां और किस परिवार में पैदा हुए, किस मत मजहब में बड़े हुए, इससे भी अहम यह है कि हर एक नागरिक की आकांक्षाएं और उसके प्रयास देश की आकांक्षाओं से कैसे जुड़े। 56 साल बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किसी प्रधानमंत्री का भाषण हुआ। अपने खास मेहमान के स्वागत में एएमयू ने प्रधानमंत्री के कई होर्डिंग्स मुख्य दरवाजे से लेकर जगह जगह लगा दिए थे। प्रधानमंत्री भी इस ऐतिहासिक मौके पर शिक्षक की भूमिका में आ गए और छात्रों के आगे कुछ नए लक्ष्य रख दिए। क्यों न 100 साल के इस मौके पर एएमयू के 100 हॉस्टल्स एक एक्स्ट्रा करिकुलर टास्क करें। ये टास्क देश की आजादी के 75 साल पूरे होने से जुड़े हो। क्यों न हॉस्टल के छात्र ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर रिसर्च करके उनके जीवन को देश के सामने लाए जिनके बारे में अभी उतनी जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। हालांकि प्रधानमंत्री ने किसी सरकार का नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पहले के हालात से मौजूदा सूरत हाल की तुलना की। वर्ष 2014 में हमारे देश में 16 IITs थी, 16। आज 23 IITs हैं, 23। वर्ष 2014 में हमारे देश में 9 ट्रिपल IITs थी, 9 ट्रिपल IITs थी। आज 25 ट्रिपल IITs हैं। वर्ष 2014 में हमारे यहां 13 IIMs थे, आज 20 IIMs हैं। प्रधानमंत्री के भाषण के वक्त कई छात्र और कर्मचारी एएमयू के मुख्य दरवाजे पर ड्यूटी पर होने की वजह से कार्यक्रम से दूर रहे। ऐसे लोग मोबाइल पर ही पीएम मोदी का संदेश सुनते दिखे। पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब करीब 30% रह गया है। पहले लाखों मुस्लिम बेटियां शौचालय की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थी, अब हालात बदल रहे हैं। मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप रेट कम से कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने देश के लिए एएमयू के योगदान का तो जिक्र किया ही, साथ ही ये भी बताया कि एएमयू जैसा संस्थान किस तरह बाहरी दुनिया से कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करने का जरिया बन गया। एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी
और फारसी भाषा पर यहां जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। पीएम मोदी ने एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खां को भी याद किया और बताया कि उनकी सरकार का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की सोच में उनकी भावना भी है। मैं आपको सर सैयद द्वारा कही गई एक बात, उस बात की आज याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, अपने देश की चिंता करने वाले का पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे, भले ही लोगों की जाति, मत या मजहब कुछ भी हो। एएमयू के 100 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने एक डाक टिकट भी जारी किया। एएमयू के यादगार लम्हे में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए सुबह से ही सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम नजर आए।